आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। शाम के 7 बजे हैं, यानी कि खबर दमदार की करते हैं शुरुआत। और मैं हूं अनुपम। शाम 7 बजे की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। सबसे पहले दिखाएंगे कल घोसी और उत्तराखंड के बागेश्वर में उपचुनाव है और इस उपचुनाव में विपक्षी गठबंधन का टेस्ट भी होना है। दूसरी खबर होगी, आपको दिखाएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर राम के शरण में पलटी मारते दिख रहे हैं, जिस पर बीजेपी ने करारा प्रहार किया। और तीसरी खबर में दिखाएंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर कराने के लिए एक संत ने अनशन का सहारा लिया है। चौथी खबर में हम सीएम योगी ने आज सरकारी नौकरी के तहत युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए हैं, यह भी आपको बताएंगे। पांचवी खबर में आपको दिखाएंगे कानपुर में धर्मांतरण के खेल में पुलिस एक्टिव हो गई है। छठी खबर में आपको दिखाएंगे एएमयू की कैंटीन में किस तरह से तोड़फोड़ हुई, फायरिंग भी हुई है। इन खबरों को विस्तार से जानेंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले खबर मऊ से। घोसी सीट पर हो रहे उपचुनाव में कल वोटिंग होनी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे और इसके लिए 239 मतदान केंद्र, 455 बूथ बनाए गए हैं। तकरीबन 4,30,394 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। उपचुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। कोई भी गड़बड़ी होने पर शिकायत के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। निर्वाचन आयोग ने ऑब्जर्वर मतदान पर निगरानी रखेंगे। निर्वाचन आयोग की ओर से यहां पर बीजेपी और एसपी में कांटे की टक्कर है। बीजेपी ने जहां दारा सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाया तो एसपी ने सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा है। घोसी में 8 सितंबर को नतीजे आएंगे। तो मऊ के घोसी विधानसभा उपचुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। जिला कलेक्ट्रेट से पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना की जा रही हैं। जिलाधिकारी के मुताबिक शांतिपूर्ण मतदान की तैयारी पूरी कर ली गई है। हर बूथ पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। इसका कंट्रोल रूम जिला कलेक्ट्रेट में बनाया गया है। वहीं गाड़ियों को जीपीएस से जोड़ा गया है। पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। स्थल से सभी हमारी पोलिंग पार्टी उनकी रवानगी इसमें हो रही है। अभी लगभग 11 बज रहे हैं और 50% से अधिक हमारी पोलिंग पार्टी ऐसी है, उन्होंने सामान ले लिया है और अपना रवानगी के लिए वो तैयार है। इसके अलावा जो बचे हुए लोग हैं वो भी लगातार अपना सामान ले रहे हैं और सारे कार्य हमारे विधिवत हो रहे हैं, सारे नियमानुसार हो रहे हैं और उम्मीद है कि एक निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव यहाँ पे होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर बीजेपी पर वार किया है। शिवलिंग के पास हाथ धोने के मामले पर बोलते हुए स्वामी प्रसाद ने कहा कि बीजेपी धर्म की मार्केटिंग कर रही है। बीजेपी वाले भगवान को नहीं मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का धर्म में कोई आस्था नहीं है। वो धर्म की मार्केटिंग करते हैं और राम की भी मार्केटिंग करते हैं। राम कोई नए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कल सत्ता में आई। हजारों साल से राम के प्रति लोगों का अगाध प्रेम है, लगाव है, लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन आज जय श्री राम के माध्यम से राम की मार्केटिंग कर रहे हैं। इसी प्रकार से धर्म की भी मार्केटिंग करते हैं। इनका धर्म से कोई आस्था नहीं है, धर्म से कोई लेना देना भी नहीं है। इधर बीजेपी सांसद नरेश बंसल ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर वार करते हुए कहा कि ये लोग समय समय पर स्टैंड बदल देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग पहले राम को बदनाम करते हैं, जब मौका मिलता है तो राम के साथ हो जाते हैं। ये सभी मौका परस्त हैं। लेकिन समय समय पर यही लोग अपनी सुविधा के अनुसार कभी राम के अस्तित्व को नकारते हैं, कभी रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं, कभी सनातन धर्म को गाली देते हैं, कभी कहते हैं राम सबके हैं। हम तो यही कहते हैं कि राम सबके हैं, सारे चराचर जगत के राम हैं। लेकिन उसमें इनको हम कहते हैं तो इनको मार्केटिंग दिखाई देती है। लगातार हिंदू धर्म का अपमान करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज न होने पर अनशन की शुरुआत की गई है। बरेली के श्री शिरडी साईं सर्वदेव मंदिर श्यामगंज के गेट पर महंत पंडित सुशील कुमार पाठक ने अनशन की शुरुआत की है। अनशन में शहर के कई गणमान्य शामिल हुए हैं।
महंत सुशील कुमार ने बारादरी थाने में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ तहरीर दी थी। एफआईआर दर्ज नहीं होने पर अनशन शुरू किया गया है। बौद्ध मठ निकलेंगे, अब उससे आगे बढ़ गए और वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं, वो तो धोखा है। तो इस तरह से हमारे धर्म को अपमान करना, हमारे तीर्थ स्थलों को अपमान करना, संतों को आतंकवादी कहना, ये कहां तक सहन होगा। इसके खिलाफ हमने 31 तारीख को थाना बारादरी में एफआईआर करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। इधर सीएम योगी ने लखनऊ में 240 जूनियर असिस्टेंट को नियुक्ति पत्र बांटा। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि पारदर्शिता के साथ नौकरियां मिल रही हैं। अब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच भेद नहीं हो रहा, जातीय संप्रदाय का भी भेद नहीं है। उन्होंने पहले की सरकारी योजनाओं को लेकर, युवाओं के भविष्य को लेकर कहा कि पहले की सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करती थी। युवकों को नौकरी में स्थान मिल पाया है, अन्यथा 17 के पहले ये सब एक सपना था। कनिक सहायक की नियुक्ति होती थी, पता लगता था कि कोई प्रमुख सचिव, कोई मंत्री, उसके रिश्तेदार, नातेदार, सरकार में बैठे हुए लोग, ये सभी लोग लग जाते थे वसूली करने में। और फिर आप जाके देखें ना, बहुत सारे लोग ऐसे नियुक्त हो जाते थे जिनको कोई भी उस विषय की जानकारी नहीं होती थी, जिनकी टाइपिंग 0 हुआ करती थी, जिनको अकाउंटेंसी का कोई जानकारी नहीं होती थी, जिनको कंप्यूटर ऑपरेटर में कोई भी एप्लीकेशन की जानकारी नहीं है, वे सब चयन होते थे। और फिर आकर के क्या होता था, वो फाइल उसकी समझ में कुछ आता ही नहीं तो फाइल तो डंप रहना ही रहना था। अगर विभाग का अध्यक्ष थोड़ा संवेदनशील है तो फाइल को जैसे तैसे आगे बढ़ा देता था, अन्यथा वो डंप ही पड़ी रहती थी और फिर बदनामी प्रदेश की होती थी। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री और अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने इंडिया गठबंधन पर जबरदस्त हमला बोला है। अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं है। यह गठबंधन जल्द ही ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएगा और उपचुनाव में एनडीए के सामने इंडिया का प्रत्याशी टिकने वाला नहीं है। स्टालिन के बेटे उदयनिधि के द्वारा सनातन धर्म पर टिप्पणी पर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान में ले लिया है और निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। बनाम इंडिया का जहां भी प्रश्न है, मैं इतना ही कहना चाहूंगी अपने राज्य के बारे में कम से कम, कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहां भी एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी होगा, उसके सामने इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी टिकने वाला नहीं है। इस गठबंधन के हालात आप सबको पता है। जो एक कहावत है ना, ज्यादा जोगी मठ उजाड़, आज उसको चरितार्थ कर रहे हैं। तो ये गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। देखिए, ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में ले लिया है और मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय इस पर उचित कार्रवाई करेगा और इससे ज्यादा मुझे इस विषय पर कुछ भी नहीं कहना है। और अगली खबर आगरा से, जहां पर खादी भंडार की दीवार भरभरा कर गिर गई। दीवार गिरने से मलबे में 2 बच्चे दब गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया। जो दीवार गिरी है उसकी हालत काफी जर्जर थी। थाना हरि पर्वत क्षेत्र में ये घटना हुई है। और क्या होगा? आगे बढ़ते हैं। खबर सोनभद्र से है, जहां पर 225 ग्राम हेरोइन के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बरामद हेरोइन की कीमत 25 लाख रुपए आंकी जा रही है। इनके कब्जे से 2 बाइक और 90,000 कैश बरामद हुआ है। मामला कर्मा थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस को कामयाबी मिली है। ये पहले से भी क्राइम में इन्वॉल्व हैं और लखनऊ इत्यादि बड़े शहरों से लाकर हीरोइन की तस्करी जनपद सोनभद्र और जनपद सोनभद्र से लगे हुए एरिया में तो हीरोइन को बेचते हैं। उनके पास से 225 ग्राम के लगभग हीरोइन बरामद हुई है, जिसकी मार्केट वैल्यू 20 से 25 लाख रुपया है। और इनके पास में नगद जो बेचे हुए का नगद 90,000 रुपया बरामद हुआ है। 2 मोटरसाइकिल इनके पास से पुलिस को बरामद हुई है। और अगली खबर झांसी से, जहां पर शातिरों ने कई दुकानों के ताले तोड़ दिए, जिसका वीडियो अब सामने आया है। ताला तोड़ने की घटना सुभाषगंज और गांधीगंज क्षेत्र की है।
सीसीटीवी कैमरे में ये करतूत रिकॉर्ड हुई है। सूचना पर पुलिस ने जांच पड़ताल की। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां चोर इस करतूत के बाद अब पुलिस अलर्ट है। आगे बढ़ते हैं। यूपी एटीएस ने अवैध टेलीफोन एक्सचेंज के जरिए इंटरनेशनल कॉल्स कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। एटीएस ने आजमगढ़ और मिर्जापुर से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एटीएस ने 7 सिम बॉक्स, 234 सिम कार्ड, 9 प्री एक्टिवेटेड नेपाली सिम कार्ड, 79 मोबाइल फोन, 3 लैपटॉप और 11 टैबलेट बरामद किए हैं। बता दें कि देश की सुरक्षा के लिहाज से अवैध टेलीफोन एक्सचेंज सुरक्षा के लिहाज से काफी खतरनाक होते हैं और सरकार के राजस्व को भी भारी नुकसान पहुंचाते हैं। खबर गाजीपुर से, जहां पुलिस ने स्कॉर्पियो सवार पर फायरिंग करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाशों ने सदर कोतवाली क्षेत्र के जमानिया तिराहे पर खुलेआम स्कॉर्पियो पर फायरिंग की थी। बदमाशों ने आपसी विवाद की वजह से दिन दहाड़े कई राउंड गोली चलाई थी। गनीमत रही कि फायरिंग में किसी को गोली लगी नहीं। पुलिस ने बदमाशों से 2 बाइक, 1 पिस्टल, 1 तमंचा और कई कारतूस बरामद किए हैं। खबर सुल्तानपुर से है, जहां पर ऑस्ट्रेलियन मार्क का 1 किलोग्राम का सोना बरामद हुआ था। इस मामले में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया है कि सोना नेपाल के रास्ते गोरखपुर से प्रयागराज पहुंचाया जा रहा था। मामला नगर कोतवाली का है। सोना 1 सितंबर को टीम के हाथ लगा था। उधर बरेली में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को धमकी देने के मामले में एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम अनस अंसारी है, जो हाफिजगंज थाना क्षेत्र के रिठौरा का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने इंस्टाग्राम पर लिखा था कि बाबा पर मौत मंडरा रही है। इस तरह का एक चैट है जिसका स्क्रीनशॉट इसने शेयर किया था। ये खबर सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर एक चैट वायरल की थी, जिसमें एक सनातनी धर्म प्रचारक को जान से मारने की धमकी देने और अन्य आपत्तिजनक जो है टिप्पणियां की थी। इसके संदर्भ में थाना हाफिजगंज में 295 ए IPC, 506 IPC व IT एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत उस युवक को गिरफ्तार कर लिया है और शेष आवश्यक विधिक कार्रवाई संपादित कराई जा रही है। खबर बिजनौर से है, जहां पर उधारी के पैसे न लौटाने पर दबंगों ने महिला की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को जंगल में फेंक दिया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि महिला की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना बिजनौर के थाना शेरकोट की है। रायबरेली पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया। पति की पिटाई से तंग महिला ने नदी में छलांग लगाने की कोशिश की, तभी पुलिस ने वक्त रहते उसे बचा लिया। लालगंज थाना इलाके के लोन नदी के किनारे का ये मामला है। पुलिस को जानकारी जैसे ही मिली कि एक महिला संदिग्ध परिस्थितियों में वहां पर घूम रही है, पुलिस तुरंत पहुंची। महिला नदी में छलांग लगाने ही वाली थी, तभी पुलिस की महिला पुलिसकर्मी ने उसे दौड़कर पकड़ लिया और इस तरह से इस महिला की जान बचा ली गई। हुआ कि इसके 2 दिन पहले थाना लालगंज पुलिस के द्वारा ही रेलवे ट्रैक पर एक महिला और 2 बच्चों को जब घूमते देखा गया, वो महिला भी परेशान लग रही थी। पुलिस ने तत्काल पहुंचकर उसे पूछताछ की। वो महिला भी अपने पारिवारिक कारणों से परेशान होकर के रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या करने के लिए 2 बच्चों के साथ आई थी। उसे भी वहां समझा बुझा करके और उसकी काउंसलिंग करके उसको घर वापस भेजा गया। सरयू एक्सप्रेस में घायल मिली महिला सिपाही का प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने हाल जाना है। उन्होंने बताया कि महिला सिपाही के बयान दर्ज किए गए हैं और अब वो धीरे धीरे रिकवर हो रही है। बता दें कि घायल महिला 1998 बैच की कांस्टेबल है। महिला सिपाही की अयोध्या मेला ड्यूटी लगाई गई थी। इसी के लिए वो सुल्तानपुर से अयोध्या आ रही थी। बुधवार को ट्रेन में ही घायल अवस्था में मिली थी। उसकी मेडिकल स्थिति अच्छी है
और लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और जैसे ही वो बोलने की स्थिति में आएगी तो हम लोग उससे बातचीत करेंगे। इसके अतिरिक्त जो वहाँ फॉरेंसिक एविडेंसेस मिले हैं उसको एकत्र किया गया है, उसका परीक्षण भी कराया जा रहा है। अभी तक के विवेचना से किसी तरह के सेक्सुअल ऑफेंस या असॉल्ट कोई एविडेंसेस अभी तक नहीं मिले हैं। इधर कानपुर के चौबेपुर में धर्मांतरण का एक नया मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि दो अलग अलग समुदाय के युवक युवती ने तकरीबन 4 महीने पहले घर से भागकर शादी की। साथ ही युवक ने मुस्लिम लड़की के लिए धर्म परिवर्तन करवा लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद दोनों परिवारों में तनावपूर्ण हालात हैं, जिसे लेकर प्रशासन ने इलाके में फोर्स की तैनाती की है और इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। कानपुर पुलिस ने पूर्व सिक्योरिटी गार्ड की हत्या का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। पूर्व सिक्योरिटी गार्ड की हत्या कर उसके शव को नाले में फेंक दिया गया था। बता दें कि मृतक रविकांत 15 दिन पहले ही गुजरात से घर लौटा था। यह घटना नौबस्ता थाना क्षेत्र के हंसपुरम इलाके की है। वो कुछ 15 दिन पहले गुजरात से यहाँ पर अपने परिवार के पास आया था और उसे पता चला कि उनकी पत्नी का एक व्यक्ति जिसका कि नाम अनस हाशमी है, उसके साथ अवैध संबंध है। जब इस संबंध का पता चलने पर उनकी पत्नी और अनस हाशमी दोनों ने मिलकर इस हत्या का षड्यंत्र रचा और दिनांक 1 सितंबर 2023 को ही रात्रि में उनकी गला काटकर हत्या कर दी गई। अक्सर विवादों में रहने वाली एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर चर्चा में है। वजह है कैंपस की कैंटीन में फायरिंग। मामला ठेकेदारी से जुड़ा है, रंगदारी से जुड़ा है। लेकिन जिस तरह बदमाशों ने कॉलेज कैंटीन में फायरिंग की, वो स्टूडेंट की सुरक्षा पर कई सवाल भी खड़े करता है। तस्वीरों में काउंटर पर भीड़ लगी है, तभी एक गनबाज पिस्टल निकालता है और सीधा फायर झोंक देता है। आरोप है कि रंगदारी न मिलने पर नकाबपोश बदमाशों ने मेडिकल कॉलेज की कैंटीन में 6 से 7 राउंड फायरिंग की। फायरिंग से मची भगदड़ में एक महिला घायल हो गई। वहीं घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो फोन पर धमकियां देने लगे और उसमें चौथ मांग रहे थे, इसमें कितने रुपए, 50,000 रुपये महीना चाहिए तब ये कैंटीन चलेगी, वरना कैंटीन नहीं चलने देंगे। 10 बजे करीब 7-8 लोग मैं हथियारों के यहाँ आए और आते ही बोले पैसे नहीं दोगे तो कैंटीन बंद कर दो, और आते ही सीधी फायरिंग करने लगे, जिसमें लेबर और मैं सभी लोगों ने छुपकर अपनी जान बचाई। तोड़फोड़ करी। तोड़फोड़ करने के बाद यहाँ काउंटर पर मौजूद तकरीबन 10,000 रुपये कैश ये लोग ले गए। गोल्डन अपना नाम बता रहा था जो लड़का आया था, उसके साथ में 7-8 लड़के और थे जिनके पास पिस्टल हैं और कट्टे वगैरह थे। घटना की खबर जैसे ही पुलिस को लगी, फौरन एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान में जुटी है। मौके पर पहुंचने पर जांच से कैंटीन का काउंटर टूटा हुआ पाया गया। कैंटीन मालिक की तहरीर पर थाना सिविल लाइन में आरोपियों के विरुद्ध उचित धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी एवं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हेतु 2 टीमों का गठन किया गया है। कैंटीन संचालक के मुताबिक कुछ बदमाश करीब 50,000 की रंगदारी मांग रहे थे। रंगदारी न देने पर कैंटीन में फायरिंग की गई। लेकिन सवाल ये है कि एमयू के अंदर बदमाश कैसे घुसे और कैसे कैंपस के अंदर तक हथियार पहुँचे। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए रंजीत सिंह की रिपोर्ट। बाराबंकी जिले में रविवार को 3 मंजिला बिल्डिंग गिरने के चलते 2 परिवारों के 17 लोग मलबे में दब गए। इस हादसे के चलते बगल के दूसरे भी कई घर और एक मस्जिद चपेट में आ गई। मलबे में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर स्थानीय सीएचसी और जिला अस्पताल में भिजवाया गया, जिसमें से एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 5 लोग स्थानीय सीएचसी से इलाज के बाद डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। हालांकि बिल्डिंग गिरने का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है।
और बातचीत करने के लिए बाराबंकी से हमारे संवाददाता अनिरुद्ध शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, क्या वजह निकलकर अब तक सामने आ पाई है और जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनकी हालत फिलहाल कैसी है? देखिए, अभी तक की बात करी जाए तो जिनकी गंभीर हालत से जो ग्रसित हैं उनका इलाज चल रहा है, अभी स्टेबल बताया जा रहा है। कारण साफ नहीं हो पाया कि ये जो हादसा हुआ था ये किन कारणों से हुआ। हालांकि इसकी तफ्तीश जो है वो स्थानीय प्रशासन जो है वो कर रहा है। पहली उनकी प्रायोरिटी यही है कि जो अभी भी लोग जो दबे हुए, जैसे एक व्यक्ति जो दबा हुआ है जिसका नाम आफ्ताब बताया जा रहा है, इनको निकाला जाए और बाकी इसके बाद की जो तफ्तीश है वो करी जाए। क्योंकि इस इमारत के ढहने के बाद अगल बगल के भी जो घर थे वो भी डैमेज हुए थे। तो बड़ा सवाल इस बार ये निकल के आ रहा है कि किन कारणों से ये इस तरीके का हादसा हुआ, और इसको लेकर के जो स्थानीय प्रशासन है वो तफ्तीश कर रहा है। मौके पे एसडीआरएफ एनडीआरएफ की फोर्सेज हैं जो मलबे को हटाने का काम कर रही है। मौके पे अफसर भी है, स्थानीय प्रशासन भी है। जी अनिरुद्ध, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, सभी को बाहर निकाला गया, लेकिन बड़ा सवाल कि ये इमारत गिरी कैसे, हादसा हुआ कैसे, ये अभी तक साफ नहीं। अपने नन्हे नटखट के कई रूप तो आपने शेयर किए होंगे, लोगों को तस्वीरें दिखाई होंगी। अब अपने नन्हे नटखट को लोगों के सामने कान्हा के रूप में आप ला सकते हैं। हिस्सा लीजिए नटखट कान्हा कॉन्टेस्ट में। व्हाट्सएप कीजिए नन्हे कान्हा की तस्वीर और मौका पाइए शानदार इनाम जीतने का। साथ ही अपने कान्हा को आप न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर भी देख सकते हैं। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।